नेपाल में पोखरा नाम से एक जगह है विच इज़ द हार्ट ऑफ नेपाल। मतलब कोई भी जाएगा दिल फॉल इन लव विद दैट प्लेस। इट्स अ लेक प्लेस, मतलब बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पर। मतलब एक विच इज़ द बिगेस्ट लेक विच इज़ अ फेवा लेक, और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं उसके अराउंड। और वहाँ पे आप वॉक भी करने जाओगे ना, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, अलग वाइब है वहाँ पे। उसके वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हॉट एयर बलून है, काइकिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई नेपाल बहुत खतरनाक है। मैं अभी बोलूँगा तो मतलब मे बी इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैं बोलूँगा कि लद्दाख आज की डेट में तो बच्चा है, आज लोग कर लेते हैं, स्पीति कर लेते हैं, बट नेपाल अभी भी अनटच्ड है। वहाँ पे मैं अभी मनांग करके आया था, वो भी हाईबूसा पे। बहुत डेयरिंग था, बहुत डिफिकल्ट था। नेपाल मस्टैंग किसी ने नहीं कर रखा। पूरे इंडिया में 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, उसमें से एक मैं हूँ, मैंने कर रखा है। नेपाल में एक मस्टैंग जगह पड़ती है, -28 -30 टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर भी दिक्कत नहीं है, वहाँ जाने के लिए आपके 75-80 हज़ार रुपये का एक पास लगता है, सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ से आना जाना। काल भैरव जो काल यानी कि मृत्यु को भी भयमुक्त करते हैं, वो भी नेपाल में एक्सेसिबल और बहुत ही आसानी से आपको उनका दर्शन करने को मिलेगा। वो आउट इन द पब्लिक है। ऐसा भी माना जाता है कि पहले काल भैरव के आगे झूठ बोलने वाले को लाइनअप किया जाता था, और जब वो झूठ बोलते थे, अगर झूठ बोलते थे वो, तो वो वॉमिट ऑफ ब्लड करके उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता था। तो नेपाल में तुमने कहाँ एक्सप्लोर करा बाइक से, और कौन सी जगह है जहाँ पे मतलब लोगों को जाना चाहिए नेपाल में? अगर वो नेपाल में पोखरा नाम से एक जगह है विच इज़ द हार्ट ऑफ नेपाल। मतलब कोई भी जाएगा दिल फॉल इन लव विद दैट प्लेस। इट्स अ लेक प्लेस, मतलब बहुत सारी लेक्स हैं वहाँ पर। मतलब एक विच इज़ द बिगेस्ट लेक विच इज़ अ फेवा लेक, और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं उसके अराउंड। और वहाँ पे आप वॉक भी करने जाओगे ना, यू विल फील समथिंग डिफरेंट, अलग वाइब है वहाँ पे। और उसके वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हॉट एयर बलून है, काइकिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक अलग ही है। हाँ, मैंने की है। काइकिंग किया तो बहुत मज़ा आया था। हम तो मतलब एक्स्ट्रा फन कर रहे थे। 100 फीट्स डाउन थी वो लेक, और हम उस पर खड़े थे कायक पे। इमेजिन खड़े होना कायक पे। हम बैठने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि बैठ के ही करनी है। हमने कहा नहीं, हम करके खड़े होके डांस बेकायदा हमने खड़े होके की। अरे वाह। हाँ, बहुत मतलब एडवेंचर हम खुद लाते हैं। एडवेंचर ना बाइक में, आप पूछ रहे हो ना कि बाइक की क्यों चूज़ की। एडवेंचर कायक का एक एग्जाम्पल है, बट एडवेंचर बाइक में ही आएगा। गाड़ी में आप कंफर्ट रहोगे। जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होती ना, कुछ नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता। सिंपल राइड पे पहुंच गए, कुछ भी नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता। कुछ एडवेंचर चाहिए, रोड ख़राब चाहिए हमें। और कौन सी जगह है नेपाल में जहाँ जाना चाहिए? नेपाल में एक है जो ऑफ रोड के लिए बेस्ट है, मुस्तांग बहुत सुंदर है। वहाँ पे एक जॉम्पसम करके है, जो एक अलग ही कलर्स नहीं है वहाँ पे, सिर्फ स्काई का ब्लू कलर है और वो पूरा ग्रे है। अच्छा। तो आप ऐसा लगता है आप अलग प्लैनेट पे आ गए। जैसे हम देखते हैं ना कि मून एकदम पूरा वाइट है, ग्रेइश थोड़ा थोड़ा टच आ जाता है, ऐसा सा प्लैनेट। बट वो ऐसा प्लैनेट है पूरा ग्रे है, सब कुछ ग्रे दिखता है। रोड भी ग्रे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं वहाँ पे भी, सिर्फ ब्लू स्काई, और इतना सुंदर दिखाई देता है। अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अलग प्लैनेट जैसा दिखता है। तो एक वहाँ का वो है। एक गुंदरुक करके एक जगह है जो नेपाल में बहुत ही फेमस जगह है। एक अलग जी विलेज वाइब आती है वहाँ पे। एक तो ट्रेडिशन बहुत ही अलग है वहाँ के, तो वहाँ पे आप ड्रेसेस वगैरह पहन के अपना अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर है मनांग, वहाँ पे भी लेक है, बहुत ही अलग ही कलर की, बहुत ही सुंदर लेक वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब एडवेंचर वाली रोड है। तो यहाँ पे जाने के लिए बाइक ही बेस्ट चीज़ है जाने के लिए, या फिर लोकली अगर कोई आप प्लेन से उतर रहे हो वहाँ, तो आप लोकली भी घूम सकते हो वहाँ पे? देखो, गाड़ी से भी जाते हैं लोग, वही 4x4 जाएगी, आप भर के जाओ या अपनी पर्सनल लेके जाओ। बट लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पे कि हम 2 व्हीलर को रेंट करें और वहाँ से जाएं। स्पेशल मेरे ख्याल से नेपाल इज़ फेमस फॉर रेंटिंग बाइक एंड एक्सप्लोरिंग। और वहाँ पे कौन सी बाइक सक्सेसफुल है? बुलेट जैसी हैवी बाइक्स? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे या तो एक्सपल्स चलेगी या फिर हिमालयन आर द बेस्ट। और हिमालयन की क्या स्पेशलिटी है? हिमालयन एक अपने आप में एक ऐसी मशीन है कि कहीं पहाड़ पे चढ़ा दो। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे को तो उसी में मज़ा आता है। लाइट वेट भी है वो? नहीं हैवी है। 196 उसका इनिशियल वेट है। अब एक्सेसरीज लगा के 200 कुछ हो जाता है, फिर वेट रख दो तो 200-250 से ऊपर क्रॉस हो जाता है। तो उतना हम लेके चलते हैं। और उस तरफ भी आती है कुछ डेंजरस रोड्स, जैसे आप नेपाल गए थे तो?
नेपाल इज फेमस फॉर डेंजरस रोड्स। कौन सी रोड ऐसी कोई आई थी जब वहाँ पे? मैं मुस्तांग जा रही थी, रोड्स इतनी थी, पतली पतली रोड्स होती है वहाँ पे, पहाड़ इधर है, इतने पतला रोड है, कौन किधर से गिर जाए कुछ नहीं पता वहाँ पे। मैं ना एक बार नेपाल में गई थी, नेपाल में एक ऐसे गांव में गई थी, मेरी फ्रेंड के का ही गांव था, बट वहाँ पे ना सिर्फ वाईफाई था, फ़ोन भी नहीं चलता था, ऐसा था। सिर्फ वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल होता था, पता नहीं कैसे, बट फ़ोन के सिग्नल कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोगों की लाइफ देखी मैंने, इतने बिजी एंड इतने हैप्पी। बिजी थे वो? बिजी कैसे थे, मतलब कोई भी एक सब्जी है उसका छील के कुछ भी बना के, मतलब अचार बना रहे हैं वो। बेसिकली एक गंदरुक करके, पता नहीं क्या नाम होता है, एक मूली होती है, मूली का पात, मूली के पत्ते, उसकी कुछ बनाते हैं। वो पूरा दिन ना ऐसी चीज़ों में बिजी रहते हैं। बियर बनाते हैं वो, होममेड बियर, होममेड लिकर, तो ये सब चीज़ें भी वो घर पे ही बनाते हैं। देखा आपने कैसे हाँ, बनाते हो मैंने पी बियर? भी थी। अच्छा एक कैसी सिप थी? ट्राई की थी, ओके थी, मतलब हिट तो करती है, बट मैंने ट्राई की थी। वो राइस वगैरह से बनाते हैं, फर्मेंटेड ही तो होती है, फ्लावर से बनती है, सीड से वो पूरा दिन यही करते रहते हैं। व्हेन आई आस्क्ड कि आप मतलब क्यों करते हो ये पूरा दिन, शी सेड कि आपस में लोगों को देने के लिए हमें खुशी मिलती है, लोगों को बांटते हैं। दैट इज़ हाउ वो अपने आप को बिजी रखते हैं, और जो चीज़ें वो बना रहे वो बांट देते हैं। उसमें खुश होते हैं, उनको खुश मजा आता होते हैं, है। उनको अच्छा लगता है। वो ऐसे नहीं करते कि नहीं इसको नहीं देंगे। इट्स लाइक बार्टर सिस्टम। कोई किसी ने कुछ बनाया वो दे गया, किसी ने कुछ बनाया तो वो दे गया। और वहाँ का लाइफस्टाइल ही मेरे को बहुत सुंदर लगा, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा था आने का। वैसे वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ डू दे मेक मनी, प्रोफेशनली क्या करते हैं या कुछ करते ही नहीं है? देखो अभी तो उनके बच्चे हैं जो बाहर निकल गए हैं, ओके। जो अर्न करके अभी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले जब वो विलेज में नहीं रह रहे थे, थोड़ा सा सिटी में रह रहे थे, तो वहाँ पे अपना होटल खोल लिया या फिर कुछ ना कुछ कार चला ली, तो ये काम उनके थे। भाई नेपाल बहुत ख़तरनाक है। मैं अभी बोलूँगा तो मतलब मे बी इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैं बोलूँगा कि लद्दाख आज की डेट में तो बच्चा है, आज लोग कर लेते हैं, स्पीति कर लेते हैं, बट नेपाल अभी भी अनटच्ड है। वहाँ पे मैं अभी मनांग करके आया था, वो भी हायाबुसा पे, बहुत डेयरिंग था, बहुत डिफ़िकल्ट था। उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था संदकपुर करके एक जगह है, बहुत क्रेजी चीज़ है, इसके बारे में बताता हूँ। संदकपू एंड संदकपुर, इट इज़ द सेम प्लेस, बट इंडिया में उसको संदकपुर बोल देते हैं, नेपाल में संदकपू बोल देते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस। तो ये वेस्ट बंगाल में टॉप हिल आता है, दार्जिलिंग से थोड़ा सा दूर है। इंडिया साइड से 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो आपको नेपाल साइड से जाना पड़ता है। मैं अभी 3 महीना पहले गया था, मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि हायाबुसा वहाँ नहीं जाएगी, तो मेरे को लग गई दिल पे। मैंने आज तक जितने ट्रिप किए हैं 72,000 ऑन हायाबुसा, वो सब मैंने ऐसे ही किए हैं, एक्सट्रीम मोस्ट डेंजरस। जैसे आप यू नेम द पासेस इन द कंट्री, आई हैव डन इट ऑन अ हायाबुसा ऑन अ सुपर बाइक। उमलिंगला, खारदुंगला, स्पीति, सच पास, किलार किश्तवाड़, गुरुडोंगमार लेक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में है, लाचन लाचुंग, तो वहाँ पर। तो ये भी मैं अभी रिसेंटली करके आया हूँ, तो ये भी है नेपाल के अंदर में। इट्स क्रेजी क्रेजी क्रेजी, मतलब कि इसके लोगों को नाइटमेयर आते हैं। तो जब मैंने लोगों को बताया मेरे फ्रेंड जोन में, आई एम अबाउट टू डू दैट ऑन अ हायाबुसा, कहते हैं मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, और सच में इट वाज द स्केरियस्ट। इसी हिसाब से वहाँ पे लोअर मस्टैंग है, अपर मस्टैंग है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट एडवेंचर ऑल टुगेदर। बट आपको सच में डिफिकल्टी आई? बहुत। क्या मेरे तो बूसा का इंजन बैठ गया होता। अच्छा। एक तरह से इतने ट्रिप मैंने किए, मेरा वीडियो है उसके अंदर क्या हुआ, क्लच का कवर उड़ के निकल गया, वहाँ से धुआं निकल रहा है ऐसे कि लग गई बाइक में आग, और हमारा सबका दिमाग हो गया ख़राब। ओहो क्रेजी। तो पूरी रात नहीं सोए जी, हम बाइक वहीं छोड़ के आनी पड़ी। नेक्स्ट डे मैं फिर थोड़ा थॉटफुल गया वहाँ पे, हमने साथ में एक बैकअप भी लिया, एक्स्ट्रा पे किया उसको, एमसी लगाई इंजन वाली साइड। दिल्ली में 10 कॉल किए, मैकेनिक से पूछा भाई इट इज़ सेफ टू गो अहेड और नो। उन्होंने कहा प्रिकॉशन लो, डू इट। मैं क्या करता था, मेरे 6 किलोमीटर बचे थे टू द संदकपुर टॉप, तो मेरे को था कि मेरे को वहाँ एक जो सनराइज होटल है वहाँ तक जाना है, एंड इट हैज़ टू बी द फर्स्ट बूसा इन द हिस्ट्री। तो मैं बस 1 किलोमीटर चलाता था, 10 मिनट का ब्रेक लेता था कि इंजन थोड़ा ठंडा हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो वो जो कैप मैंने टेम्परेरी एमसी से लगाया है, अंदर प्रेशर बनेगा, क्लच प्लेट जलेगी और फिर से वो फट करके निकलेगा। अब वहाँ आपके रिसोर्सेज तो होते नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि ऑन द डे 2 वहीं का लोकल मैंने कैंपर रख लिया था साथ में। मैंने कहा भाई चलाऊँगा मैं, मेरी जिद है, मेरे को ये चढ़ानी है ऊपर, और अगर नहीं कहीं हो पाया मुझसे तो तू भाई कैंपर में लोड कर लियो, और क्या होगा। बट भगवान ने साथ दिया,
मैंने वो ट्रिप कंप्लीट किया एंड गेस व्हाट, मतलब लास्ट डे मैंने कितना किलोमीटर नॉन स्टॉप किया होगा, सिलीगुड़ी से दिल्ली लगभग 1500 किलोमीटर, क्लोज टू 15-30 किलोमीटर 21 घंटे में नॉन स्टॉप एंड व्लॉग बनाते हुए। आपको पता सिलीगुड़ी कितनी दूर है? मैं वहां से दिल्ली आ गया लास्ट डे, उसी बूसा पे जिसने ये संदकपुर टॉप आपकी किया। पीठ नहीं टूटी क्या? बेड से नहीं उठ पाए होगे आप? भाई ये मेरे को लगता है मेरे को वरदान है, भगवान जानता है। देखो मेरे फ्रेंड जोन में बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, बट सबकी ना मेरे से कट काठी नहीं मिलती, हाइट हेल्थ वैसा नहीं है। मैं कोई भी बाइक चला लेता हूँ और हुनर इतना है कि आप चाहे मेरे को ट्रैक पे दे दो, मैं स्टॉक टायर पे नी डाउन कर लेता हूँ। मेरे बहुत विजुअल्स हैं, जैसे जो रेसर्स चलाते हैं वहाँ भी कॉन्फिडेंस ही होता है आपको नी डाउन करने के लिए। सो आई एम कैपेबल ऑफ दैट। ऑफ रोड करवा लो, लॉन्ग टूरिंग करवा लो, मतलब आप मेरे को किसी भी पोजीशन में डाल दोगे, कोई भी मोटरसाइकिल दे दोगे, मैं चला लूंगा। तो मोटो जीपी बेसिकली अगर देखा जाए तो जब बाइकर्स टर्न लेते हैं तो पूरा ऐसे या, नील उनकी टच हो रही होती है, तो वो कर सकते हो आप? या दैट आई डू। अरे वाह, यही तो बात है कि ये मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये हुनर है, मेरा ये वरदान है कि एज ऑफ नाउ नो फिजिकल इश्यूज, नो हेल्थ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ राइडिंग अ सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, सुपर टूरिंग मोटरसाइकिल टू प्लेसेस लाइक दिस। ना मेरी गर्दन में दर्द आता है, ना मेरी पीठ में दर्द आता है, बट एक दर्द जरूर है मेरे दिल में, वो जाता नहीं है। वो क्या है? बस वही है, बस यही है। मैं बोलता ना, बोलते हैं वो दोस्त यार मेरे मस्ती करते हैं, बोलते हैं यार आज मेरे यहाँ दर्द है, आज मेरे यहाँ दर्द है। मैं कहता भाई मेरे तो दिल के दर्द है, दैट इज ऑन अ लाइट नोट, दैट्स इट। बट वैसे कभी एक्सीडेंट्स देखे हैं आपने? बहुत देखे हैं, मतलब हुआ है आपका भी पर्सनली? बहुत माइनर हुआ है, क्रैशेस छोटे मोटे हुए होंगे, बट कभी मेजर नहीं। बिकॉज जब से होश संभाला ना, आई एम अ वेरी सिंसियर गाय। मेरे को पता है कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है भाई जिंदगी में, समझ रहे हो? मैं जोश में होश नहीं खोता हूँ, और मैं यही एडवाइस अपनी ऑडियंस को हमेशा देता हूँ। प्रोवोक करने वाले बहुत लोग आते हैं कि रेस लगाएगा, छोटी बाइक वाला भी आ जाता है आपकी ईगो हर्ट करने के लिए, अरे क्या ले रखी है, मैं मेरे से आगे निकल के दिखा। मैं बोलता हूँ भाई आप जीत गए। तो सीधी बात है, हमें तो लंबी रेस के घोड़े, हमें एडवेंचर में मजा है, टूरिंग में मजा है, हम कर सब लेते हैं, बट कुछ भी मैं ऐसा हार्डकोर घुस के नहीं करता। कह लो अगर ट्रैक की बात करूँ, मैं चला लेता हूँ, बट ट्रैक में भी रिस्क रहते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड आपने निकालनी है कि आपने एक लूप जो है, आपने जो सर्किट है पिछली बार 2 मिनट में किया, अब अगली बार आपको 1.5 में करना है। तो मैं उस चीज़ में इंडल्ज नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको वो 5 सेकंड का 2 सेकंड का फर्क लाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, विद योर मोटरसाइकिल एज वेल, विद योर हेल्थ ऑल्सो। आपको वेट भी रिड्यूस करना है और साथ में आप स्किल सेट भी बढ़ा रहे हो। ऑफ रोड के अंदर भी ऐसा ही होता है। मैं ऑफ रोड करता हूँ, अच्छे से जंप्स वम्प्स देता हूँ, स्टंटिंग वगैरह कर लेता हूँ ऑफ रोड के अंदर में, बट इफ़ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन रैलीज, आपको एथलीट बनना पड़ेगा प्रॉपर, आपको वेट शेड करना है, आपको नए स्किल्स ऐड करने हैं, और उसमें उतना ही रिस्क होता है। जब लोग गिरते हैं, इंजरीज होती हैं जो 6 महीने उनको बेड पे डाल देती हैं, 3 महीने। सो आई डोंट डू दैट। तो मैं कहता हूँ कि भाई आई एम लाइक अ पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग बट नॉट टू द एक्सटेंट, मतलब एक लेवल तक करके कर दो खत्म, क्योंकि हमें लंबी रेस के घोड़े बना है। आई बिलीव इन, आई वांट टू ट्रैवल मोर, आई डोंट वांट टू रेस्ट एट होम। एंड मेरे को उतना कोई ऐसा रिवॉर्डिंग नहीं लगता है कि किसी चीज़ के लिए मैं रिस्क लूँ। मान लो मैं आज रिस्क लेता हूँ, मेरे को ऑफ रोड करना है, बट मेरा रिवॉर्ड है वहाँ से मेरे को 50 लाख मिलेंगे, शायद मैं कर लूँ, बट आई डोंट सी दैट रिवॉर्डिंग कि मैं जाके प्रैक्टिस करके रेस लूँ, क्योंकि मुझे वो कीड़ा नहीं है। अब अगेन एज यू सेड कि क्या होता है कि बाइकिंग एंड कार वाले जो हम समझा नहीं सकते किसी को, तो ऐसे ही वो एथलीट हैं जो नहीं समझा सकते कि जिनको करना ही रेस है, उनको बचपन से एक जो किक मिल रही है वो रेस से मिल रही है, तो वो रिस्क ले रहे हैं। तो मुझे जिसमें नहीं मिल रहा है आई विल नॉट डू। मेरे को ट्रैवल पे इश्क है और रिस्क है, तो मैं वो ले लेता हूँ कि भाई जब दिल करे, जहाँ मौका मिले, मैं ट्रैवल कराता हूँ। नेपाल मस्टैंग किसी ने नहीं कर रखा, पूरे इंडिया में 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, उसमें से एक मैं हूँ, मैंने कर रखा है। नेपाल में एक मस्टैंग जगह पड़ती है, -28 -30 टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर भी दिक्कत नहीं है, वहाँ जाने के लिए आपके 75-80 हज़ार रुपये का एक पास लगता है, सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ से आना जाना। तो वो मैंने कर रखा है, क्योंकि मेरे को था कि हाँ भाई कुछ अलग करना है। और H2 का सीन ये था कि नेपाल में पूरे H2 है ही नहीं, और उनको उन्होंने देखी सामने से, तो किसी ने देखी भी नहीं। और मेरे को था कि नेपाल एंटर करूंगा, जगह जगह मीटअप करूंगा, ताकि वो बाइक भी देखे, मेरे से मिले, इससे क्या अपनी पब्लिसिटी भी होगी। देखो दोनों तरफ फायदे हैं, और दूसरा वहाँ पर भी वो लोग देख पाएंगे कि भाई H2 क्या चीज़ होती है। तो मेरे को था कि हाँ भाई अपने को भी टाइटल मिलेंगे कि भाई पहली H2 नेपाल में एंटर हो रही है, ठीक है। हाँ, पहली बार लोगों ने नेपाल में H2 देखी। और अपनी जो यहाँ बाइक है मेरे ख्याल से 45-50 लाख की है, वही बाइक सेम वहाँ पर 1.5-2 करोड़ की है। तो 1.5-2 करोड़ की वो सोचते भी नहीं खरीदने के लिए कि क्यों नहीं खरीदेगा। तो मेरा मेन मोटो ये था। और फिर एक्सीडेंट का क्या सीन हुआ कि बाइक ली, अब प्लान मेरा पहले ही था वहाँ जाना है। इवन मैं इतनी सारी चीज़ें करके गया था ना, मैंने इतनी सारी राइडें करी हैं, इतनी सेफ्टी मैंने किसी बाइक में नहीं ली।
ना गाड़ी में। इसमें मैंने टायर चेंज करा दिए। बैटरी का मेरे को डर लग रहा था, हल्की वीक है, बैटरी एक्स्ट्रा दूसरी बाइक में लेके गया। साथ में मेरी दूसरी बाइक भी गई थी BMW, उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें, टूल वूल अटरम शटरम सब रख लिया था कि भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रास्ते में। पहली बार मैं सुपर बाइक ऐसे क्रॉस कंट्री लेके जा रहा हूँ। और फिर तीसरे दिन ही निकल गया डिलीवरी के। और सीन क्या हुआ था, जैसे कोई एजिड अंकल थे, मेरी आगे से 1250 निकली, उसकी आवाज़ भी थोड़ा लाउड है और ज़्यादा स्पीड नहीं थी हमारी। अभी लोगों ने इतने हवा बना दिए, जब मैंने वो वीडियो देखी ना, 150 की स्पीड पे ठुक गया, 200 की स्पीड पे ठुक गया। भाई मैं बता दूं, अगर 150 या 200 पे बंदा ठुक रहा है ना, वो बचेगा नहीं। चाहे जितने मर्जी गियर पहने हो, चाहे 2 राइडिंग पैंट पहनी हो, 3 राइडिंग जैकेट पहनी हो, वो नहीं बचेगा। अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मेरी स्पीड थी मेरे ख्याल से 50 या 60, इससे ऊपर नहीं थी। और उस रोड पे भी जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर भी स्पीड की लिमिट थी 50 या 60। 60 से ऊपर अगर होता ना तो मैं नेपाल से वापस नहीं आ पाता। अभी सबको ही पता, नेपाल और इंडिया के टर्म्स सही नहीं चल रहे, ठीक है। तो मेरी स्पीड भी उसके अंदर थी। और बाय चांस की बात है, उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था, मेरे पास कैमरा नहीं था। जो मेरा कैमरा था ना वो ऑन नहीं था, लेकिन उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था। उसके बेस पे उन्होंने चेक करा कि क्या स्पीड थी, ये कहीं उस पर तो नहीं था। वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल यहाँ के अलग है। तो 60 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए थी मेरी। जो बंदा रोड क्रॉस कर रहा था वो जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं होना चाहिए था, और वो नहीं था। जेब्रा क्रॉसिंग थी नहीं, उस रोड पे काफ़ी आगे जाके थी। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। दूसरा क्या था, जब मेरी 1250 निकली ना, वो काफ़ी ह्यूज बाइक है, मतलब जितना ऑटो होता ना, इतना बड़ा तो इंजन ही है उसका, इतना बड़ा फ्रंट है उस बाइक का। तो वो निकली ना, तो वो अंकल उस बाइक को देखने लग गए रोड के बीच में खड़े होके। तो वो ऐसे पूरा उधर, मतलब जैसे ये बाइक निकली, मैं यहाँ वो खड़े हैं, वो पूरा ऐसे रोड के बीच में मिड में खड़े होके वो उस बाइक को देख रहे हैं। उनको ध्यान नहीं गया कि पीछे से दूसरी बाइक भी आ रही है, और मेरी स्पीड धीरे ही थी। तो मेरे को लगा बंदा रुका हुआ है तो मैं उसके आगे से निकल जाऊंगा। तो मैंने जैसे ही उनके आगे से, मतलब ये बंदा खड़ा है, रोड भी इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, लगा लो आधे कमरे जितनी, जितना कमरा है आधा। तो मेरे को लगा उनके आगे से निकल जाऊंगा। जैसे उनके आगे से निकलने लगा, वो चल पड़े, और वो चल पड़े, और उनको इवन मेरी बाइक भी टच नहीं हुई। ये चीज़ें मैंने आज तक अपनी वीडियो में भी नहीं बताई। तो उनको मेरी बाइक भी टच नहीं हुई थी, उनको मेरा हाथ लगा था, और हाथ लगते ही उनकी एज ज़्यादा थी, और वो उसी टाइम ज़मीन पे गिर गए। और मेरा हाथ लगा, मेरा हाथ ये वाला बाइक से छूट गया, मेरा बैलेंस छूट गया, और साइड में नाली थी। जैसे ही हाथ छूटा ना, इधर प्रेशर आया, हैंडल इधर को मुड़ा, घुसते में नाली में चला गया। और सोचो आप, 40-50 की स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर मैं रोड पे गिरता, मुझे एक भी खरोच भी ना आती, इवन मेरे को खरोच आई भी नहीं थी। जब वो 40-50 की स्पीड चलते चलते एकदम से आगे ऐसे दीवार आ जाएगी ना, वो स्पीड डबल प्रेशर पड़ता है। वो नाली में जाके एकदम से रुकी, मैं प्रेशर से उड़ के गया, और सामने था खंबा, और उस खंबे पे मेरी लातें लगी, दोनों की दोनों। और अगर वो खंबा ना होता तब भी मुझे कुछ ना होता, वो नाली ना होती तब भी मुझे कुछ ना होता, और वो अंकल ना होते तो फिर दोनों को कुछ ना होता। तो बस ये सीन था। और उसके बाद तो फिर बुरा हाल था। उसके बाद पहले तो मेरे को 5 मिनट तो सोचने में लग गया क्या हुआ। और ये खंबे वाला सीन तो मेरे को अंकल तक याद है कि अंकल मेरे से टकराए, उसके बाद मुझे नहीं याद। उसके बाद फिर जब 2 मिनट बाद होश आया तो मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था, तो तब भी मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। मैंने उठने की कोशिश करी, और मेरे पैर दोनों ऐसे पड़े हुए थे, ये पैर तो पूरा ऐसे को मुड़ा हुआ था। देखा मैंने, बोला भाई ये तो गया, और कहीं से खून वून नहीं आ रहा था। ऊपर का शरीर मैंने देखा, सब सही है। फिर मैंने कोशिश करी उठने की, नहीं उठा। ये टांग हिलाने की कोशिश करी, ये भी नहीं हिली। मेरे को लगा भाई ये गया। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। उसी टाइम मैंने एक फ़ोन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था वहाँ बंदे ने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तो उस टाइम बता दिया था आपने घर पे कि भाई दोनों टांग? हाँ, मैंने बता दिया था घर पे कि दोनों टांगे ख़त्म हो गई हैं। अब ये नहीं पता कितनी, एक हड्डी भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, हिल ही नहीं रही है। तो लोग आपको मतलब वो वीडियो बना रहे थे, कोई वैसे बचाने या ले जाने एम्बुलेंस नहीं थे। एक्चुअली क्या है, वो जो जिस एरिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, अभी अपनी वीडियो नेपाल से भी काफ़ी बंदे देख रहे होंगे। नेपाल से मतलब ऐसा है ना, नेपाल वाले अपने को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला टूर नहीं था नेपाल का, ये चौथा टूर था। तभी हम किसी जगह हम बार बार इसलिए जाते हैं ना कि वो बंदे में प्यार करते हैं। सही बात है। तो नेपाल वाले अपने को बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने पूरा साथ भी दिया। तो वो रोड जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस रोड पे गजूरी है उस रोड का नाम, भूल नहीं सकता मैं लाइफ टाइम। तो उस रोड पे आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है, इसलिए वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो वहाँ जब भी एक्सीडेंट होता है ना, तो वहाँ के, मैंने सुना ही है, वहाँ के बंदे बाइक वाइक फोड़ देते हैं। इवन मेरे से 2-3 दिन पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, वो बस को जला दिया था उन्होंने। तो ऐसा होता है। लेकिन अपने सब्सक्राइबर ही वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने पहचाना ये तो प्रभजोत है, प्रभजोत है। इवन जो पुलिस वाले आए वो भी सब्सक्राइबर थे, उन्होंने वैसे प्रभजोत है, प्रभजोत है। फटाफट से एम्बुलेंस कॉल करा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ मेरे साथ। एम्बुलेंस कॉल करा, मेरे को उठाया, डाला। लेकिन वो वाला सीन जो था ना, टांगे अब पूरी मुड़ी हुई थी, सीधी हो नहीं रही थी, फट्टे लेकर आए वो 2,
मेरी टांगों के नीचे हिप तक यहाँ फट्टे फंसाए, टांगे पूरी सीधी करी, टांगे बांधी, एम्बुलेंस में घुसाया। अब ये चीज़ें तो रिकॉर्ड कईयों ने, किसी ने आधी कईयों ने डाली हुई है, मैंने तो रिकॉर्ड करी नहीं कुछ। जब मेरे को एम्बुलेंस में डाला ना, तो एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फट्टा मेरे पैर से लगा लो लंबा था। अब वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। अब दरवाज़ा बंद, बिना बंद में तो वो टकराएगा बार बार, लेके जाएंगे तो। जाना भी कम से कम 70 किलोमीटर था वहाँ से। तो उसके बाद वो गए फिर एक गली के अंदर, जहाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है। गली में गए, फिर उन्होंने एक दुकान से, लकड़ी वाली दुकान थी, वहाँ से एक बंदा आया मशीन लेके, और वो मशीन से काट रहा है वो लक्कड़, और वो लक्कड़ काट रहा है, पूरे पैर में वाइब्रेशन हो रही है। अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकता, वो है ही ज़रूरी करना। अब वो जब काट रहा है ना, जब लकड़ी काटते हैं ना, धुआं उठता है, और वो धुआं पूरा गाड़ी के अंदर। भाई एक तो पहले ही दर्द, ऊपर से सांस नहीं ली जा रही। अब साथ में जो बंदे बैठे हुए, स्टेन दोस्त, वहीं के दोस्त से, स्टेन नाम था उसको, मैं उसको खिड़की खोल, सांस नहीं आ रहा, वो मेरे को हवा कर रहा है, मैं सांस है। फिर दोनों लकड़ी काटी, फिर लेके गए उसके बाद वहाँ तक। लेकिन वही है, जब लेटा हुआ था ना, सबसे ज़्यादा मेरे को ये हो रहा था कि लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, हेल्प करने वाले भी आते हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाले भी आते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई फटाफट से कंटेंट है, उनको पता प्रभजोत है, जितना निकल सकता है निकाल लो। तो प्रभजोत गिर गया है, ये है, वो है, ख़त्म हो गया, उठ नहीं रहा, ये वो पता नहीं क्या क्या। और अभी अपना यही है कि जब बाइक चलाऊँ तो दोबारा मैं वही बाइक चलाऊँ, कि कोई और नहीं। बाइक तो अपने बहुत सारी खड़ी हैं, लेकिन चलाऊंगा तो शुरुआत करूंगा, फिर दोबारा उसी बाइक से करूंगा। उससे पहले कोई बाइक अगर डॉक्टर बोल भी देंगे ना चला लो, तब भी मैं नहीं चलाऊंगा, कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वही चलाऊंगा। और उम्मीद शायद ये भी है कि वही बाइक लेके मैं सेम राइड भी करूंगा, नेपाल वाली। तो भाई इसमें घर वाले कुछ कहेंगे नहीं? मतलब घर वालों ने बोला नहीं कि यार अब बाइक वाइक रहने दे, अब कार ही चला? ऐसा है, मम्मी बहुत डर गई थी उस टाइम पे, तो मम्मी तो अभी भी बोलती हैं कि अब छोड़ दे बाइक, चला, थोड़ा थोड़ा चला, जैसे दिल्ली से गुड़गांव आ गया वैसे वैसे चला, कनॉट प्लेस चला गया, लोकल लंबी राइड छोड़ दे, गाड़ी पे घूम, क्योंकि तेरे को देखने वाले बहुत है। तू गाड़ी पे घूमेगा, बाइक पे घूमेगा, जिसने जो तेरे को प्यार करता है वो देखेगा ही देखेगा। लेकिन अपना वो एक चुल नहीं होती कि हाँ वो शुरुआत से ही बाइकर है। पापा ने, लेकिन पापा कुछ नहीं, अगर जो मन करे कर, चला तू बाइक, दोबारा चला, टेंशन ना ले, तू चला जैसा ठीक लगे, लेकिन धीरे चला। अब मैं उनको बताता हूँ कि हाँ धीरे ही। आप सोचो कि भाई लखनऊ, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, जब नेपाल जा रहा था ना, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरी आई थिंक हाईएस्ट स्पीड थी 185। हाँ, तो आप सोचो कि हाईवे पे मैं इतनी स्पीड से चला रहा हूँ, तब कुछ नहीं हुआ, और जब धीरे चला रहा हूँ, कहते हैं ना जब जो होना है वो लिखी होती है, ठीक है। आप मानोगे कि जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो उससे 10 किलोमीटर पहले मेरे को तगड़ी भूख लग रही थी, तो मेरे साथ 2 दोस्त भी थे, मैंने उनको बोला बाइक रोको, कह रहे 70 किलोमीटर है, वहाँ मीटअप था हमारा 5 बजे का, उसी दिन का 4:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो कह रहा भाई कि आगे खा लेंगे वहीं पर जाके मीटअप पे ही। मैं नहीं भाई भूख लग रही है, बिना खाए तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है ट्रैवल पे खाना पीना जरूरी होता है। वहाँ रुका, मछली चावल दबा के खाया, वो वीडियो मैंने डाली नहीं अपने चैनल पे आज तक। तो वहाँ रुका, मछली वछली खाई, उसके बाद निकलने के बाद कह रहे चले, मैंने रुक 15-20 मिनट और बैठेंगे, क्योंकि वो लिखी हुई थी जो चीज़ होना है। 15-20 बैठ के हमने टाइम पास करा, मोबाइल पे गेम वेम खेल रहे हैं, वो इंस्टा की स्टोरियाँ देख रहे हैं। उसके बाद मैं चलो अब चलते हैं, क्योंकि वो इंसान जिसकी टक्कर होनी थी वो उस टाइम तक रोड पे आया ही नहीं था ना, कि जो होना है वो लिखा होता है। कहते हैं ना इंसान को जगह बुलाती है अपनी साइड, कि भाई यहाँ तेरे साथ कुछ होना है, तो वो अपने आप खींचती है वो जगह, ले जाती है। सही और बात बहुत बंदे अभी भी मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसने एक इंसान मार दिया, इसने ये कर दिया। लेकिन मुझे पता है भाई, मेरे को अभी भी दिल से बुरा लगता है कि मेरे से ये हुआ, जान के हालांकि नहीं करा, तब भी बुरा लगता है। और लोग कहते हैं कि मैंने ना एक व्हील चेयर दी थी मेरे मीटअप पे ना, जब S2 की डिलीवरी ली थी, एक बंदा आया था, चल नहीं पाता था, तो मैंने उसको मैंने एक व्हील चेयर दी थी कि चल भाई तेरे लिए मेरी तरफ से व्हील चेयर। तो लोग मेरे को भी कमेंट करते हैं कि एक अनजान बंदे को तू व्हील चेयर दे रहा है, एक बंदा तूने मार दिया, तूने कुछ भी नहीं करा उसकी फैमिली के। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को ना दिखावे की आदत नहीं है भाई, कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, जरूरी नहीं उसकी वीडियो डालूं, क्योंकि वो चीज़ मेरे को नहीं दिखानी। कहते हैं ना तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे सीधे उल्टे हाथ से कर रहे हो तो सीधे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसकी फैमिली के लिए बहुत किया, ऐसा नहीं किया, बहुत किया, आगे भी जरूरत पड़ेगी, आगे भी करता रहूँगा। लेकिन वो चीज़ें मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। क्यों दिखाऊं? इवन आप उनके घर चले जाओ, आपको किसी को नहीं विश्वास, उनके घर जाओ, पूछो उसकी फैमिली से कि प्रभजोत ने किया नहीं किया। अगर वो मना करे ना, तो वो वीडियो मेरे को भेजो, क्योंकि मुझे पता है। और लोग मेरे को भी तूने कुछ नहीं करा, तूने बंदा मार दिया, तेरे को शर्म नहीं है, तो अपनी लाइफ ईजिली जी रहा है, तू ये कर रहा है, वही नेगेटिव चीज़ें अभी भी चल रही है मेरे साथ। अभी भी कमेंट करते हैं कि इसको तो शर्म नहीं है, अब गाड़ी लेके घूम रहा है, जिप्सी मॉडिफाई करा लिया है, वहाँ इसने बंदा मार दिया, अब ये फिर निकला बंदा मारने के लिए।
अभी भी ऐसा कमेंट भी कर देते हैं कि अब फिर गाड़ी लेके निकला, अब एक और बंदा मार के आएगा। अरे भाई गलती हो गई, उसकी भरपाई करिए और अच्छे से करिए। आज भी दुख है, हमेशा लाइफ टाइम रहेगा उस चीज़ का दुख, लेकिन जान के थोड़ी करा है। चार बारी नेपाल गया हूँ, पहले उड़ाना होता पहले उड़ा देता भाई, किसी को जान के उड़ाना होता। नहीं, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं पाजी, आप ये बोल ही क्यों रहे हो? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई इसने जान के वहां पर उड़ा दिया बंदा। भाई जितने मुंह है उतनी बातें हैं, और आप सबको मत, हाँ, जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कई बार होता है ना, आप ध्यान नहीं भी देना चाहते उन चीजों के बारे में, लेकिन वो इस लेवल पे करते हैं, हाँ, वो आ जाती है वो भाई, वो तुम्हें अगर तुम उनके कमेंट नहीं पढ़ रहे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, वो नहीं पढ़ रहे भाई, मेल डाल देते हैं, ये चीज लिख के मेल डाल देते हैं कि तू गाली वाली, तू हरामी कहीं का, तूने भाई वहाँ बंदा उड़ा दिया, तू आराम से जिप्सी लेके घूम रहा है, ये है वो है, तुझे शर्म आनी चाहिए, उसकी फैमिली के लिए तूने क्या किया, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। भाई मुझे पता है, मैं उसकी फैमिली से ही मिला हूँ। अब हर चीज़ हम जरूर थोड़ा ना, हर चीज़ हमारा कंटेंट नहीं है ना, तो हर चीज़ थोड़ी वीडियो में डालते। इवन उसकी फैमिली मेरे से हॉस्पिटल में मिलने आई थी, ठीक है, फिर जब मैं केस के लिए गया, उसकी फैमिली मेरे से पूरी वहाँ मिली। उन्होंने मेरे को, अब उनके मुँह के वर्ड्स हैं, अपनी वीडियो में भी मैंने ये नहीं बताया कि हमारे साथ तो चलो जो हो गया वो हो गया, आपने हमारी हेल्प करी, अभी हम भगवान से आपके लिए प्रे करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए। उसकी फैमिली मेरे लिए ये कह रही है, लेकिन बाकी लोगों को है भैया इसको तो पेल दो, तो ये सीन हो जाता है। इंटरनेशनल की बात करें जहाँ मैं बाइक लेके जा सकता हूँ, फिर नेपाल में घूमने के लिए भाई इतनी जगह है ना। नेपाल में बताया ना मैंने, हमने मस्टैंग वैली किया था, तो मस्टैंग वैली सिर्फ 2-3 बंदे हैं जिन्होंने किया है। उसमें क्या था ना, उसमें ये भी था कि जैसे जो पास बन रहा है गवर्नमेंट से, वो तो है ही है महंगा, साथ में आपको एक गाइड भी लेके जाना है, और वो गाइड का खर्चा भी आपका है, पर डे उसको 2000 रुपये देने हैं, वो तो उसके हैं, और उसका रहना खाना पीना, उसकी दारू वारू जो भी करता है वो भी तो हमारा ही है। तो वो गाइड हम लेके गए थे, वो मेरे दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, और ये सीन भी अपने वीडियो में नहीं डाला था, मेरी वीडियो में है ही नहीं। तो वो गाइड उसने बाइक से गिरा दिया, उस गाइड की इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है तुम्हें। तो वो गाइड मेरे से रेस लगा रहा था ऑफ रोड पे, अब मेरे पास 1250, उसके पास दूसरी बाइक थी, वो बाय चांस उसका टायर फिसला, गिरा धीरे ही, लेकिन वो गाइड बिल्कुल कोने में आ गया। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसने मेरे को बोला भाई मत डालियो प्लीज़ भाई, पूरे नेपाल में ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो हमने डाली नहीं। तो गाइड गिरा, अब वो गाइड भाई 2 मिनट तक तो उठा नहीं, ऐसे लेट होगा। मैंने भाई पेल दिया क्या गाइड? अब वो जो दूसरा मेरा दोस्त था वो भी लंगड़ी टांगे ऐसे ऐसे कर रहा। मैं तू तो ठीक है? कह रहा हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। फिर गाइड उठा, कह रहा भाई इसके पीछे नहीं बैठूंगा अब मैं। अब मेरे पीछे सामान बंधा हुआ, और हम ऐसे, टेम्परेचर भी वहाँ पर था कोई -12 -13, दूर तक कोई भी नहीं। कह रहा इसके पीछे तो नहीं बैठूंगा। तो मतलब भाई अब क्या करें? कह रहा तो तू भी ठा, मतलब इतना सामान तेरी बाइक पे बंधेगा नहीं। तो मैं थोड़ा आगे तक लेके चला, वो बाय चांस की बात है, हमें एक ग्रुप और दिख गया था वहाँ का लोकल के लिए। वहाँ पर पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए, सिर्फ जो बाहर के कंट्री से बंदा आ रहा है ना, इंडियन हो कहीं का भी हो, उसके लिए वो 70-80 हज़ार रुपये, लोकल के लिए फ्री है। तो लोकल 3-4 बाइकों का ग्रुप जा रहा था, पल्सर वल्सर भी थी, उनसे वो सब्सक्राइबर निकले, अरे पाजी मतलब भाई रिक्वेस्ट है ये गाइड को बिठा लो अपने पीछे। और भाई वो गाइड ऐसा था ना, एक निखट नहीं होता कि यहाँ जैसे बड़े सारे टर्न आते हैं और वहाँ कोई बोर्ड नहीं है, और यहाँ जाना है ना वो बताएगा यहाँ, अब यहाँ चल पड़ते, आगे जाके डेड एंड, यू टर्न मार के आ रहे, फिर यहाँ। ऐसा 5-6 बार ही हुआ। फिर उसने आखिरी बताया यहाँ, मैंने बोला अब यहाँ जाऊंगा। गाइड कह रहा नहीं भाई सही था नहीं सही था, कह रहा गाइड कह रहा यही है भाई, सही है। मैं भाई यही जाऊंगा, भले आगे जाए कुछ हो जाए। फिर वहां वो सीन पता कब हुआ? जब ये हुआ 6ठी बारी। 5वीं बारी में उसने क्या किया, रात का अंधेरा भाई, कह रहा यहाँ जाना है। मैंने चलो ठीक है भाई, अब तो अंधेरे में क्या ही नजर आ रहा है। वहां गए, आगे जाके भाई बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी हुई, मेरे को ऐसा लग रहा चाइना का बॉर्डर आ गया। वहां बाद में चाइना का बॉर्डर भी है, लेकिन वो इंडियन का ही कुछ था। बड़ी बड़ी फेंसिंग, अंदर टेंट लगे हुए, और पूरी लाइटें वाइटें जल रही छोटी छोटी। भाई हॉर्न मार लिए, बाइक की रेसें दे ली, कोई बाहर ही नहीं आया वहां से। मतलब भाई कहाँ ले आया गाइड? कह रहा अभी तो देखना पड़ेगा, आप देखो कहाँ जाना है। मतलब कहाँ जाना भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतना अंधेरा पहाड़ों में, बाइक की लाइटें भी कितनी काम कर लेंगी। उसके बाद यूटर्न मारा, आगे जाके 2 मोड़ आया, कह रहा यहाँ जाना है। मतलब वहाँ जाऊँगा, और वहाँ गए, आगे जाके गाँव आ गया, और गाँव में रात को स्टे करा। मतलब भाई तो ऐसे ऐसे सीन भी होते हैं। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ दिया, भाई गाइड, ऐसा गाइड तो नहीं चाहिए। और वो था भी एजेड था भाई, तो गलती गाइड का सिस्टम है यार, उसका इंश्योरेंस भी करवाओ, उसे पैसे भी दो, खाना पीना भी करो। एक्चुअली क्या है ना, जैसे अभी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, ताजमहल घूमते हैं, उनकी मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये की टिकट है, हमारे लिए 200 रुपये की है। तो वो वही वाला सिस्टम है, हम वहाँ पर टूरिस्ट हैं, तो हमारे लिए भाई इतने पैसे खर्चने, ये करना है। वहाँ के लोकल बंदा चलो भैया फ्री, तो वही हिसाब है। तो उनको भी अपनी कमाई करनी है कि भैया बंदा घूमने आ रहा है, और वहाँ कोई जाता भी नहीं। ऊपर टेम्पल है मुक्तिनाथ करके, बहुत मशहूर टेम्पल है शिवजी जी का। तो वो टेम्पल के ऊपर फिर मेन रास्ता शुरू होता है, और वो रास्ता ऐसा है भाई
कि अपने इंडिया में जो मैं बता रहा हूँ किलाड़ कीच द्वार, वो भी मेरे को थोड़ा इजी लगा था उसके सामने। भाई इतने गहरे गहरे खड्डे और कीचड़ भरा हुआ है अंदर, जब बाइक अंदर जाती है ना तब पता लगता है इतना गहरा था ये। हमें लगेगा कीचड़ ही तो है, इतनी गहरी होगी। भाई बाइक का आगे वाला टायर पूरा अंदर से ऐसे घुस के निकलता है जैसे किसी ने खड्डा जान के कर रखा हो। और बाइक के मेरे बॉक्सर इंजन है, वो इंजन जमीन पे लगता था। सोच लो कितना गहरा खड्डा होता था। दुख होता होगा भाई। ना दुख तो क्या ही है भाई, फिर अब ऑफ रोड बाइक ली इसीलिए है, उसमें गार्ड ऐसे ऐसे लगे हैं ना कि वो गार्ड जमीन पे लगते थे। भाई सिंस आप नेपाल से हो एंड नेपाल का नाम आते ही पशुपतिनाथ जी का नाम आना तो है ही, मतलब तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अवेयर करो पशुपतिनाथ जी के बारे में। जो वहाँ का शिवलिंग है, ऐसा कहा जाता है पारस का शिवलिंग है, और मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे बचपन में कि पारस पत्थर एक ऐसा होता है जब आप जो भी टच करो वो सोने का बन जाता है, और बहुत सुना है उस शिवलिंग के बारे में। तो कुछ थोड़ा आप बताओ क्या मिथ्स और फैक्ट्स है। बिल्कुल। सो देखिए, जब हम बोलते हैं कि कुछ भी टच करो तो सोने का हो जाता है, संस्कृत यानी कि सनातन एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बहुत सिंबॉलिक है ये लैंग्वेज। इसको कोई मटीरियली या तो एग्जैक्टली ट्रांसलेट करता है, कोई इसको डीप और डेप्थ में जाकर जानना होता है इसको। अगर हम कुछ भी एक्टिवेटेड यानी कि पशुपतिनाथ को टच करने का अवसर तो हम यहाँ पर चारों को नहीं मिलेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ एक ऐसा शिवलिंग है जिसको ओनली द भट्ट, और वो भी चोजन एंड बहुत ट्रेंड भट्ट ही पशुपतिनाथ शिवलिंग को टच कर पाते हैं। हम दूर से दर्शन कर सकते हैं पशुपतिनाथ का, लेकिन कोई भी उसको अगर टच करता है तो वो गोल्ड का हो जाता है। शायद इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि वो उसका लाइफ सुनहरा हो जाता है, उसका लाइफ में गोल्ड जैसा पवित्रपन, क्योंकि हम अगर पवित्र नहीं हैं तो सोने पानी हम छिड़कते हैं, पवित्रता आ जाता है और सोने का जैसा उसका लाइफ हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और पशुपतिनाथ एक ऐसा शिवलिंग है, इसको यजमान शिवलिंग बोला जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग को हम जब दर्शन करते हैं तो उसका दर्शन का फल आखिर में पशुपतिनाथ को दर्शन करने के बाद मिलता है। ये हमारे पुराणों में मेंशन है, पशुपतिनाथ पुराण में भी ये लिखा गया है। पशुपतिनाथ में एक यजमान लिंग क्यों बोला? यजमान वो होते हैं जो पूजा करते हैं। तो आप जब पशुपतिनाथ के शिवलिंग को बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा देखोगे, अगर देखने का अवसर मिलेगा, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ह्यूमन लाइक फेस यानी कि आकृति, यजमान का आकृति है। 4 मुंह हैं वहां पर शिवलिंग में। तो द फर्स्ट सद्योजात, वामदेव टू द लेफ्ट, राइट में अघोर, पीछे तत्पुरुष, और ईशान फेस, 5th फेस जो निराकार, जो शिवलिंग जो पशुपतिनाथ हैं जो निराकार हैं, उनको ईशान फेस रिप्रेजेंट करता है। तो इसको यजमान लिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले तो इसमें आप अपने आकृति देखते हो, ये एक इलस्ट्रेशन है कि शिव के थ्रू आप क्रिएट हुए हो और शिव में ही जाकर आप मर्ज होगे। इस चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको पशुपतिनाथ में दिख जाएगा। अरे वाह। मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, ज़्यादा ओल्ड तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने शिवलिंग पशुपतिनाथ में ही जन्म हुआ है, जैसे कि आपने बोला, पशुपतिनाथ मेरे बाय द भगवान की कृपा से हर एक रूम से, हर एक खिड़की से पशुपतिनाथ का जो बाहर का मंदिर है उसका दर्शन होता है। आज तक मैंने शायद एक भी दिन जो याद है वो ऐसा नहीं बिताया जब मैंने पशुपतिनाथ को नहीं समझा या तो मनस पूजा पशुपतिनाथ का नहीं किया। वो कहने के लिए मैं भाग्यमानी हूँ और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं वो नहीं, लेकिन व्हेनेवर आई सी शिवलिंग मैं हमेशा डिफरेंट फेस देखता हूँ पशुपतिनाथ में। कभी भी आज तक मैंने एक ही पशुपतिनाथ का फेस नहीं देखा। तो ऐसा ये अब मैं तो ऐसा हो जाता है ये कि मुझे चाइनीज़ आता भी नहीं और मैं चाइनीज़ प्रोफेसर के बारे में बयान कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरा कोई औकात नहीं है कि मैं शिवलिंग और वो भी पशुपतिनाथ शिवलिंग के बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन जो भी मुझे पता है द पावर, द एनर्जी, जो भक्ति का बात किया हमने। देखिए, भक्ति एक बहुत सरल माना जाता है कि भक्ति है, लेकिन भक्ति जागरण बहुत मुश्किल चीज़ है। सबसे मुश्किल चीज़ है भक्ति, क्योंकि यू हैव टू सरेंडर टू समथिंग दैट यू डोंट नो। आप पानी तो पी लोगे, पानी तो देखा है आपने, लेकिन मैं ऐसा आपको एक तत्व का नाम बोलूँगा जो इसका बारे में आपको पता भी नहीं, तो आप पीना चाहोगे उसको? नहीं, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। भगवान वही है, देखा कुछ किसी ने नहीं है, लेकिन भक्ति करना होता है। तो ये जो भक्ति है उसको एक फीलिंग या तो एहसास या तो एक स्पिरिचुअल
एक्सपीरियंस से भक्ति जागृत होता है। तो आप जब पशुपतिनाथ के अंदर जाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। वहां पर अगर कि कोई आपने बोला कि डाउटफुल ही आदमी ही पशुपतिनाथ के अंदर जाए, अगर उसको भाग्य में है तो वो भक्ति के साथ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि वो ऐसा चीज एक्सपीरियंस कर लेगा जो उसने ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना देखा है। वो सिर्फ स्मरण यानी कि फील ही हो सकता है। तो भक्ति ऐसा चीज है जो फीलिंग से जागृत होता है। और पशुपतिनाथ शिवलिंग ऐसा एक अबोर्ड या तो एक ऐसा एक प्लेस है जहां पर भक्ति आपको आज के दिन में भी, कलयुग में भी फ्री में मिलेगा। भाई जैसा आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर का घर जस्ट एडजेसेंट है उस टेंपल के, पशुपतिनाथ जी के टेंपल के, तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ ऐसे मिरेकल्स या एक्सपीरियंसेस जो आपके ग्रैंडफादर ने आपको बताए हो उस टाइम के। बिल्कुल। तो मिरेकल्स एंड एक्सपीरियंसेस, देखिए एक चीज मैं बोलता हूं कि भगवान जो है जादूगर नहीं है जो आपको चटक यानी कि सर्कस दिखाएंगे। भगवान वो हैं जो आपके लाइफ में इतना जादू कर देंगे कि आपको पता भी नहीं है कि आप कहां पहुंच चुके हैं। करेक्ट। तो एक्सपीरियंसेस इज नॉट समथिंग जो इंस्टेंट होता है। मैंने जैसे कि बोला, मेरे ग्रैंडफादर ने इतना तक किया है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड तक बने हैं, जहां पर उनके पास सोने के लिए शायद बेड, वो तो इट्स अ लग्जरी, लेकिन कुछ भी नहीं। और उस समय में भी उनका भक्ति है। और आज के दिन में वन आई प्राउडली से कि दुनिया का सबसे बड़ा हम रुद्राक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, ये इज अ मिरेकल, ये है जादू भगवान का। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये स्टूडियो में जब बैठ रहा हूँ तो ऐसा होता है भगवान का जादू। भगवान का जादू क्षणिक नहीं होता। भगवान का जादू वो है जो लाइफ और जनरेशंस को परिवर्तन करता है। वो एक्सपीरियंस भगवान का है। प्लानिंग होती है, प्लानिंग है। मतलब आप sudden सिर्फ नहीं। बिल्कुल उसको आप कैच भी नहीं कर सकते, मतलब कि जानना चाहो सिर्फ रियलाइज कर सकते आप सिर्फ रियलाइज कर सकते हो, अगर आपको रियलाइज करना है तो। नहीं तो आप समझोगे कि ये तो मेरा किया है, दिस इज मी। आज के दिन में कितने होंगे जो उठते हैं और पॉडकास्ट करना चाहते हैं। एवरीथिंग हैज टू अलाइन। कैमरा होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। ये सब भगवान का देन है। राइट। क्या पशुपतिनाथ जी का जो टेंपल है उसके आसपास एनिमल्स होते हैं वहाँ का, थोड़ा एक बताइए कैसा रहता है वहाँ का। पशुपति यानी कि पशु के पति, हम भी पशु ही हैं और एनिमल्स भी पशु ही हैं। पशुपतिनाथ में आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर मंकीज़ भी देखेंगे आप, वहाँ पर बर्ड्स। तो अब देखिए, मैंने आज तक पशुपतिनाथ को जब भी बाहर से दर्शन किया है तो हमेशा बर्ड्स उड़ते हैं, जो मुझे फील होता है कि कितना फ्री होकर ये पशुपतिनाथ के आगे से उड़ रहे हैं। पशुपतिनाथ में उनका घर है, क्योंकि पशुपतिनाथ तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये जो पीजन्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी वहाँ पर घर लगाकर बैठे हैं। उनके लिए भी पशुपतिनाथ ही हैं। और वहाँ पर आप जाएंगे तो मंकीज़ वगैरह सब पशु मिलेंगे। व्हेन आई वाज किड, मुझे मेरे ग्रैंडफादर मदर के साइड के ग्रैंडफादर मुझे बुल्स यानी कि साढ़े बोलते हैं हम नेपाली में उसको, साढ़े दिखाने के लिए, यानी कि द थिंग दैट द नंदी, जिसको शिव जी का वाहन जो नंदी हैं, वो भी वहाँ पर दिखने को मिलेंगे आपको। मैं जब बच्चा होता था तो मैं देखने के लिए जाता था, टच करने के लिए जाता था, लेकिन दूर से ही रहना चाहिए क्योंकि वो एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो और बिल्कुल आप जब पशुपतिनाथ आएंगे तो वहाँ पर पशु, पंक्षी और मनुष्य, हम भी एक पशु ही हैं। जब तक हमको डायरेक्शन पता नहीं, तब तक हम पशु हैं। और तब उसके बाद भी पशु हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड पशु हैं हम। तो हमारे भी पति पशुपतिनाथ ही हैं, और मनुष्य और ह्यूमंस भी आप काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। वैसे ब्रो, आप इतने टाइम वहाँ पर रहे हो और आपने कभी जहाँ जो ट्रेंड भक्त होते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल में, उनसे कभी पूछा है जो टच कर पाते हैं वो क्या फील करते हैं? ये बिल्कुल मेरा क्वेश्चन है। ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है आपने जो पूछा। मैंने, क्योंकि देखिए जो भट्ट होते हैं वहाँ के भट्ट के साथ इंटरैक्ट ज़्यादा हम कर नहीं पाते। मेरे फैमिली, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, हम इंटरैक्ट करते हैं। प्राउड टू से कि जो वहाँ पर भट्ट हैं वो भी जो माला लगाते हैं वो भी नेपा रुद्राक्ष हमारे फैमिली का माला भी लगाते हैं जब वो टच करते हैं शिवलिंग को। तो मैंने उनके साथ पूछा है, वो उन्होंने जब बोलते हैं तो देयर इज़ डिफरेंट टेम्परेचर्स टू द शिवलिंग।
यू नो कभी कभार उसको वार्म करके दे हैव डिस्क्राइब्ड, कभी कभार उनको दे हैव डिस्क्राइब्ड इट्स वेरी कोल्ड करके डिस्क्राइब किया है। तो आई थिंक जैसे कि मैंने बोला लाइक आई हैव नेवर सीन द सेम, आई डोंट थिंक दे हैव एवर फेल्ट द सेम। तो वो जो फीलिंग है वो एक एक्टिव फीलिंग है, एंड आई डोंट थिंक योर सेंसेस आर एक्टिव इनफ टू कैप्चर द हीट और द जो उसका तापक्रम है उसको शायद हम महसूस ही नहीं कर पाते, ऐसा है वो। जो 4 फेसेस हैं शिवलिंग के, वो क्या एम्फसाइज करते हैं हर एक फेज, और जो 5वां निराकार रूप है वो क्या एम्फसाइज करते हैं? देखिए इसको 4 जो धाम हैं, 4 धाम को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिवेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए कि तत्पुरुष वो फेस है जो ईस्ट फेसिंग फेस है। एक शिव का गायत्री मंत्र आता है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तत्पुरुष वो मुंह है शिव जी के जो सन फेसिंग है, यानी कि अविद्या नाशक है। सन यानी कि लाइट, अविद्या यानी कि डार्कनेस, इग्नोरेंस। तत्पुरुष वो फेस है जो अविद्या को नाश करते हैं। तो तत्पुरुषाय विद्महे यानी कि तत्पुरुष देव को प्रणाम, महादेवाय धीमहि महादेव को सैल्यूट करते हुए हम तन्नो रुद्र को बुलाते हैं। रुद्र, शिव और रुद्र में भी शायद व्यूअर्स हम सब कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि शिव है या रुद्र है। जब हम वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद यानी कि सबसे पुराना वेद, तो हम वहाँ पर शिव का मेंशन नहीं पाते, वहाँ पर हम रुद्र का मेंशन पाते हैं। रुद्र एंड शिव आर सिनोनिम्स। ये एक ही डेटी को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंट नाम है। भाई नेपाल में महादेव का वास तो है ही है, साथ ही साथ काल भैरव जी के भी बहुत सारे मंदिर है, भैरव बाबा के, और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बहुत फेमस है। तो मैं चाहता हूँ उनकी बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी तो चाहिए। आप कुछ बताओ हमें काल भैरव जी के बारे में, हमारे पॉडकास्ट पे बहुत कम बातें हुई हैं। बिल्कुल, भैरव के बारे में अगेन आई लाइक टू बी हम्बल बिकॉज आई हैव टू बी हम्बल कि किसी भी देवता के बारे में, किसी भी ईश्वर के बारे में हम तो सिर्फ मनुष्य हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं बोलूँगा। भैरव के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसमें आई हैव गॉन इनटू डेप्थ अबाउट भैरव। भैरव एक अगर आप ये शब्द को ही समझ लेंगे तो ही इसमें इट्स इनफ। भैरव का 2 मतलब है, भ यानी कि क्रिएशन, र यानी कि प्रिजर्वेशन, व यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो ट्रिनिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक शब्द है भैरव। ओके, तो विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों को रिप्रेजेंट कर देता है भैरव। दूसरा चीज भय यानी कि डर, रव यानी कि हटाना, जो भय को हटाता है। लाइक आई सेड, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू एलिमिनेट द फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एनीथिंग को हटाने का काम भैरव करते हैं। और भैरव का वास बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड भैरव नेपाल में काफ़ी ज़्यादा है। आपने काल भैरव का प्रतिमा तो देखा ही होगा। इट्स द मोस्ट फेमस प्रतिमा ऑफ काल भैरव एंड द ओनली प्रतिमा, ओनली मूर्ति ऑफ काल भैरव वेयर ही इज स्माइलिंग। भैरव इज़ अ वेरी फियर्स डेटी। देखिए भैरव के बारे में मैंने जब रिसर्च किया, मेरा टीम ने रिसर्च करके ये वीडियो भी हम बना रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा भैरव के ऐसे आइडल्स हैं जो छिपाए गए हैं, जो दिखाए नहीं गए। ऐसा जो क्योंकि ये बहुत फियर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फियर्स एनर्जी है, तो इसको पब्लिक में डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। लेकिन काल भैरव अगर आप जाओगे तो यू नो इन बसंतपुर दरबार स्क्वायर में ये बीचों बीच है, काफ़ी बड़ा। सभी लोग यहाँ पर जाकर हंसते हुए, खुश होते हुए दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स एन एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ लॉर्ड भैरव, काल भैरव, जो काल यानी कि मृत्यु को भी भयमुक्त करते हैं। वो भी नेपाल में एक्सेसिबल और बहुत ही आसानी से आपको उनका दर्शन करने को मिलेगा। वो आउट इन द पब्लिक हैं। तो काल भैरव का इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल प्रेजेंस देयर। ऐसा भी माना जाता है कि पहले काल भैरव के आगे झूठ बोलने वाले को लाइनअप किया जाता था, और जब वो झूठ बोलते थे, अगर झूठ बोलते थे तो वो वॉमिट ऑफ ब्लड करके उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता था। क्योंकि भैरव सब जानते हैं, आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, भैरव के आगे नहीं छिपने वाला। इट्स ट्रांसपेरेंट। तो भैरव साधना जो भी करता है वो भय मुक्त होता है, लेकिन भय मुक्त तभी हो सकते हैं आप जब झूठे नहीं हैं।
अगर आपने कुछ झूठ बोला है मुझे तो आप मुझसे डरेंगे, 100% डरेंगे। आप अंतिम में, लास्ट में आप अपने आप से, आप भैरव से जब सच बोलेंगे और सच का साधना करेंगे, तब आप भैरव का साधना करते हैं, तब आप भय मुक्त होते हैं, तब आप काल भैरव के सामने हंसते हुए जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो काल भैरव का मूर्ति है। दूसरा मूर्ति आपका बटुक भैरव का भी मूर्ति है, वो भैरव का ही दूसरा फॉर्म है। बटुक भैरव यानी कि बच्चे भैरव का भी फॉर्म है। वहाँ पर सिर्फ आपको, जब आप बटुक भैरव नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई आकृति नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन दे कैरी द पावर्स, द फियर फॉर्म ऑफ भैरव। जो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा जो भैरव के मंदिर हैं वहाँ पर अल्कोहल भी दिया जाता है। एक ऐसा सेरेमनी है नेपाल में जहाँ पर भैरव के मुंह से अल्कोहल को पब्लिक को पिलाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज, इसको अमृत बोलते हैं ना, अमृत बोलते हैं। तो इसमें लॉजिक देखिए आप, वैदिक सनातना का डेप्थ देखिए आप। पीछे से अल्कोहल निकल रखते हैं लोग, लेकिन जब भैरव के मुंह से निकलता है उसको अमृत बोलते हैं। दैट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जो तामसिक, जो एक अनकंट्रोल्ड सब्सटेंस है, जब भैरव के थ्रू पास होता है तो वो अमृत होकर निकलता है। तो आप अगर तामसिक है, आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल एन अल्कोहल आपके अंदर है, तो आप अगर भैरव साधना करेंगे तो अल्टीमेटली आप अमृत यानी कि नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी बनकर आप वापस निकलेंगे। तो ऐसा है भैरव साधना, और इसको दर्शाने के लिए एक यात्रा यानी कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर अल्कोहल पोर करके अमृत के रूप में वो लोग पीते हैं, रश करते हैं। वो दे आर सो डेस्परेट टू ड्रिंक दैट अल्कोहल, क्योंकि भैरव के थ्रू पास हुआ है, वो अब अमृत हो बट वो फिर बहुत ही कम अमाउंट में पीते होंगे ना, एज अ अमृत या? करेक्ट। अब देखिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए तो बाहर ही जाते हैं लोग, लेकिन दैट इज beyond intoxication, that is beyond alcohol, that is a representation. Like I said, Hinduism, अगर हम हिंदुइज्म सनातना को दूर से देखें तो ये एक बहुत डिफरेंट दिखेगा, लेकिन अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग को अगर हम जानें तो यहाँ पर टच करने से सोना भी बन जाता है, और जब हम अल्कोहल खाते तो वो अमृत भी बन जाता है। लेकिन द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म रिप्रेजेंट्स हाउ डीप यू आर इन योर क्वेस्ट एंड व्हाट साधना यू शुड डू। करेक्ट। सो और भी कुछ फॉर्म्स ऑफ भैरव हैं नेपाल में? बिल्कुल, एक उन्मुक्त भैरव भी हैं नेपाल में। आप जब पशुपतिनाथ, भगवान की कृपा हो तो आप जब पशुपतिनाथ जाएंगे तो आपको उन्मुक्त भैरव का एक बहुत फियर्स मूर्ति दिखने को मिलेगा, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ भैरव है, जिसमें इवन भैरव का जो लिंग है वो भी इरेक्ट फॉर्म में है। दैट शोज द एक्टिवनेस ऑफ भैरव। वो भैरव का एक्टिवनेस क्यों हुआ? क्योंकि जब अघोर मुंह, द अघोर फेस ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेसिंग टुवर्ड्स भैरव, अघोर, ऐसा माना जाता है कि अघोर मुंह का शिवा सबसे सुंदर मुंह है, लेकिन दैट इज ऑल्सो द मोस्ट फियर्स मुंह ऑफ शिवा। एंड मूल भट्ट, जो प्राइमरी भट्ट ऑफ पशुपतिनाथ होते हैं, वो अघोर मुंह को पूजा करते हैं। लेकिन अघोर मुंह का त्रिनेत्र जब खुलने वाला था तो भैरव, उन्मुक्त भैरव आकर अपने अघोर फॉर्म दिखाकर काम करे हैं अघोर रूप को, ताकि वो थर्ड आई ना दिखाएं, ताकि वो दुनिया को डिस्ट्रक्ट ना करें। तो वो मूर्ति आपको पशुपतिनाथ के अघोर मुंह के ठीक सामने देखने को मिलेगा। वहाँ पर दूसरा आपको मिलेगा कीर्तिमुख भैरव। कीर्तिमुख भैरव ऐसा भैरव का फॉर्म है जो इतने फियर्स थे कि उन्होंने अपने आप को खाना चालू कर दिया। कीर्तिमुख भैरव, तो वहाँ पर सिर्फ अपना मुंह है, बाकी सब अपने आप खाया है करके माना जाता है। और शनिवार को हम कीर्तिमुख भैरव में पूजा करते हैं। कीर्तिमुख भैरव में दही और चूरा यानी कि बीटन राइस हम समर्पण करते हैं। तो माना जाता है कि हमारा शनि, हमारा जो भी नेगेटिविटी है वो कीर्तिमुख भैरव अंत करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सनातन धर्म से जुड़े हुए, आज भी हिंदुज़म में जुड़े हुए और आज भी एक्टिव एंड लिविंग डेटीज़ हमारे नेपाल में, भारत में, देवभूमि में पाए जाते हैं। सिर्फ आँख खोलकर अविद्या को हटाते हुए इसके ओर बढ़ना है। हमको भगवान यहीं पर मिलेंगे, कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं है।